हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और एक बात और, जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने देखा अध्याय 26 तरंग के बारे में। उसमें हम लोगों ने पिछले टर्म पे देखा था कि जब कोई सरल लोलक या कोई भी दोलन गति होती है तो उसमें विस्थापन का क्या समीकरण होता है, तो निकल के आया था y बराबर a sin ओमेगा t। वेग का क्या समीकरण होता है, तो निकल के आया था a ओमेगा cos ओमेगा t या ओमेगा कर्डी में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। साथ में हम जब उसके त्वरण का इक्वेशन निकाले तो वो आया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t या आया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। और फिर हम लोगों ने लास्ट में सरल गति करते हुए पिंड के बल का समीकरण निकाला था और वो आया था माइनस m a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t या माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई। और उसका हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया था कि जब 0 अंश पे होता है, 90 अंश पे होता है, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश पे होता है तो उसका विस्थापन कितना होता है, वेग कितना होता है, त्वरण कितना होता है और बल कितना होता है, कब मैक्सिमम वैल्यू होती है, कब मिनिमम वैल्यू होती है, कहाँ पे और कितनी होती है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। आज हम देखेंगे सरल गति करते हुए पिंड की ऊर्जा कितनी होती है, उसके पास कौन कौन सी ऊर्जा होती है और कितनी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यदि एक सरल लोलक ऐसे गति कर रहा है, सरल लोलक से गति कर रहा है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब वो माध्य स्थिति पे रहता है तो उसका वेग अधिकतम रहता है। जब वो माध्य स्थिति से एक ओर विस्थापित होता है, अधिकतम विस्थापन पे जाता है, तब उसका वेग 0 हो जाता है। और फिर माध्य स्थिति पे आता है तो वेग बढ़ जाता है और फिर जब दूसरी हो जाता है तो फिर से वेग 0 हो जाता है। तो ऊर्जा हम लोग 2 प्रकार की पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके कारण होता है, तो आंसर है गति के कारण होता है। यदि पिंड गति कर रहा है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, और यदि वो अपने प्रारंभिक अवस्था से कुछ दूरी विस्थापित हो रहा है, उसके पास स्थिति आ गई तो उसकी स्थिति कारण उसमें स्थिति ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पिंड का वेग होता है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा होती है, किंतु जब वो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचता है, एक और अधिकतम विस्थापित होता है तो उस समय उसका वेग 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। यानी आप बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं कि माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, जब पिंड गति कर अधिकतम विस्थापन पर जब पिंड होता है तो उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। और चूंकि वो अपनी स्थिति से परिवर्तित हुआ है, a दूरी अधिकतम विस्थापित हुआ है यानी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, यानी उसके पास स्थिति ऊर्जा होगी। तो यही दोनों हम लोग ऊर्जाओं को अध्ययन करें, उनके समीकरण को निकालेंगे कि पिंड के पास कब गतिज ऊर्जा होगी, कितनी होगी, स्थिति ऊर्जा कब होगी, कितनी होगी, और उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल गति में ऊर्जा में, सबसे पहले देखेंगे स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। किसी पिंड के पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो स्थिति ऊर्जा निकालने का तरीका होता है कि कार्य निकालिए। सबसे पहले बल यदि आपको पता है, जैसे यहाँ पे पता है हमको बल, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन करिए तो कार्य आएगा, और कार्य जितना आएगा वही कार्य उस पिंड में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि सरल गति करते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा के लिए कार्य कितना है, और कार्य के लिए कुछ ना कुछ विस्थापन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि किसी क्षण टी पे सरल लोलक का गोलक y दूरी पर स्थित था, अपने माध्य स्थिति से y दूरी पर स्थित था किसी क्षण t पर। माना किसी क्षण t पर गोलक माध्य स्थिति से y विस्थापन पर था, तब लोलक पर लगने वाला बल या पिंड पर लगने वाला बल कितना होगा,
तो आप लोगों ने ऊपर सूत्र लिखा भी है, देख लीजिए वहां से। F इज इक्वल टू होगा माइनस, ये वाला लिख लेते हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। जब वो y दूरी विस्थापित था t समय पे तो उसके बल का इतना सूत्र होता है। अब हमको क्या करना है, कार्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी दूरी इसको और विस्थापित करेंगे। तो चलिए अगला फिगर बनाते हैं। हमने लोलक को यहां से यहां तक लिया है, कितना विस्थापन किया, dy विस्थापन किया। तो अब लिखते हैं, इसलिए dy विस्थापन करने पर, dy विस्थापन करने पर कृत कार्य। तो अगर हम छोटा सा विस्थापन करते हैं तो छोटा सा कार्य होगा। तो छोटे से कार्य को अगर हम dw से दिखाएं तो dw बराबर होगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो चूंकि बल तो विपरीत दिशा में लग रहा है, विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो रहा है, इसलिए dw बराबर होगा F की जगह ये वैल्यू रख दिया जाए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई और विस्थापन कर दिया जाए dy। विस्थापन कितना कर दिया गया, dy। तो चलिए अब मिटाते हैं इसको जरा हम। यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। हमने बताया कि जब सरल लोलक इधर गति करता है पिछले वीडियो में तो बल इस दिशा में लगता है, तो विस्थापन के विपरीत दिशा में बल लग रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसको माइनस dy से लिखेंगे। तो हो क्या जाएगा, dw बराबर हो जाएगा, यानी सूक्ष्म कार्य किया गया सूक्ष्म कार्य dw बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक यानी सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में dy कार्य हुआ। सूक्ष्म दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापित करने में dy कार्य हुआ। तो यदि हम इसको माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन किया जाए, यानी 0 से लेके a दूरी तक या y दूरी तक विस्थापित करते हैं, चलिए मान लेते हैं 0 से लेके y दूरी तक विस्थापित करते हैं, तो कितना कार्य होगा। तो यहाँ पे कार्य निकालने का सूत्र होता है कि हम उसका समाकलन कर दें। तो चलिए हम समाकलन करते हैं। इसलिए लिखेंगे y बराबर 0 से y तक विस्थापित करने में कृत कार्य। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटाएंगे इसको। विस्थापित करने में कृत कार्य कितना होगा, तो इसको लिए हम लोग इसका समाकलन करेंगे। चलिए समाकलन करते हैं। तो कृत कार्य को अगर हम कैपिटल W से दिखाएं तो कैपिटल W बराबर होगा समाकलन 0 से y तक किसका, छोटे कार्य का dw का। समाकलन करेंगे तो W बराबर होगा 0 से y, वैल्यू रख दीजिए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस कट गया था, माइनस एम कट गया था, एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। तो एम कांस्टेंट, पिंड का द्रव्यमान कांस्टेंट, कोणीय वेग कांस्टेंट होता है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। और y का dy के साथ एक समाकलन आप सभी लोगों को पता होगा कि W बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर और समाकलन करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2। इसका समाकलन होता है अपर लिमिट y लोअर लिमिट 0। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमको वैल्यू मिल गई m ओमेगा स्क्वायर y अपॉन 2। एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे तो y हो जाएगा और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 स्क्वायर अपॉन 2 0 हो जाएगा। तो कृत कार्य का सूत्र हो जाएगा W बराबर m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बटा में 2, या इसको शुरू में लिख देते हैं 1/2। यानी जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य का या उस पर हम जो कार्य करते हैं उसका सूत्र होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। और लिखेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, क्योंकि जिस पर हम जितना कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा को अगर हम U से दिखाएं तो U बराबर होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये सरल गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। m पिंड का द्रव्यमान, ओमेगा कोणीय वेग और y विस्थापन है। अब चलिए हम लोग अलग अलग स्थिति में देखते हैं विस्थापन कितना से ऊर्जा कितनी हो रही है। तो जब पिंड माध्य स्थिति में रहेगा, यानी जब y बराबर 0 रहेगा, यहाँ पे लिखा भी गया है, जब y बराबर 0 रहेगा तो यहाँ पे रख देंगे 0, तो
पूरा 0 हो जाएगा, यानी स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा शून्य हो गई। जब y बराबर a यानी पिंड अधिकतम विस्थापन पर होगा, 90 अंश के कोण पर अधिकतम विस्थापन पर होगा, तो उस समय y की जगह a रख देंगे तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और फिर जब y बराबर फिर से 0 रखेंगे यानी 180 अंश पर, तो फिर से वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर जब माइनस y की जगह माइनस a रखेंगे, जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस a रखेंगे तो माइनस a का स्क्वायर भी प्लस a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और लास्ट में फिर से 0। यानी जब कण, अगर इस तरफ से गति में बात करें तो जब कण यहाँ पे होता है प्रारंभिक स्थिति में कोई ऊर्जा नहीं होती है, अपने अधिकतम मान पे जाता है, सबसे अधिक ऊर्जा होती है, कितनी होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। फिर 180 अंश घूमता है, कोई ऊर्जा नहीं, यहाँ भी ऊर्जा होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और यहाँ पे फिर से कोई ऊर्जा नहीं होती है। यानी सरल और गति करते हुए पिंड में दो ऊर्जा मिल गई, अधिकतम स्थिति ऊर्जा और न्यूनतम स्थिति ऊर्जा। तो अधिकतम स्थिति ऊर्जा कितना होता है, तो अधिकतम स्थिति ऊर्जा यहाँ लिख देते हैं U मैक्सिमम होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, अधिकतम स्थिति ऊर्जा है। और न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होता है U मिनिमम होता है 0, न्यूनतम स्थिति ऊर्जा होती है 0। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम इस सूत्र को थोड़ा सा ऊपर लिख दें, यहाँ पे चौक ले लें, इस सूत्र को 5 नंबर करके लिख दें हम कि स्थिति ऊर्जा सरल गति पिंड करते पिंड की स्थिति ऊर्जा होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सरल और गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो गतिज ऊर्जा का आप लोग सूत्र पीछे पढ़े होंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m इंटू v स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m इंटू v स्क्वायर, यानी 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। वहीं से हम लोग करेंगे गतिज ऊर्जा का निगमन करेंगे। तो हमने ऊपर स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिख दिया है। चलिए अब गतिज ऊर्जा को हम लोग देखते हैं कितनी होती है। तो गतिज ऊर्जा को अगर हम k से दिखाएं तो k बराबर सूत्र होता है 1/2 m v स्क्वायर, यानी 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। वेग ऊपर हमने निकाला हुआ है a ओमेगा cos ओमेगा t, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दोनों में तो कोई भी लिख सकते हैं, हम तो सेकंड वाला लिखने वाले हैं। तो 1/2 m क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब v स्क्वायर करेंगे तो ये टर्डी खत्म हो जाएगी, v की जगह वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, टर्डी समाप्त हो जाएगी, रूट समाप्त हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा सूत्र आ गया गतिज ऊर्जा का। यानी जब सरल और गति करता पिंड गति करता है तो उसके गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कोष्टक में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको 6 नंबर करके लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हम लोग चेक करते हैं कि कब गति ऊर्जा अधिकतम होती है, कब न्यूनतम होती है। y से चेक करते हैं। y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें यहाँ पे, या यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा इतना। तो गति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यानी जब y बराबर 0 तो 1/2 गति ऊर्जा होती है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और जब y बराबर a अधिकतम विस्थापन पे होगा उस समय a रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे फिर 0 रख के y बराबर 0 तो फिर से हमको मिलेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, फिर से 0 और फिर मिलेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यानी स्थिति ऊर्जा कभी शून्य हो रही है, कभी अधिकतम हो रही है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, फिर शून्य हो रही है, फिर अधिकतम हो रही है। गतिज ऊर्जा उतनी ही हो रही है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जब स्थिति ऊर्जा शून्य हो रही है उसमें गति ऊर्जा मैक्सिमम हो रही है, जब गति ऊर्जा मैक्सिमम शून्य हो रही है तब स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम हो रही है। यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यानी जब चेक करें कि कब स्थिति ऊर्जा शून्य है, कब गति ऊर्जा शून्य है, तो यदि हमको पता हो कि y बराबर 0 पे स्थिति ऊर्जा शून्य है तो गति ऊर्जा का सूत्र होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसके लिए अभी हम ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं एक बार कि सरल और गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा होती कितनी है। तो कुल ऊर्जा का सूत्र होता है टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दीजिए।
काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दीजिए, गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया। गतिज ऊर्जा में है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस स्थितिज ऊर्जा में है वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के पास कुल ऊर्जा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है। और वही चीज यहाँ पे आ भी रहा था, वही स्थिति यहाँ पे आ रही थी, या तो स्थिति ऊर्जा शून्य हो रही थी या तो मैक्सिमम हो जा रही थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। कितनी होती है? तो आंसर है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब एक थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, एक छोटा सा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं हम लोग, सूत्र भी हमने लिख दिया, यहाँ पे एक सूत्र और लिख सकते हैं 7 करके। टोटल एनर्जी यानी कैपिटल E बराबर होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसके बारे में अभी चर्चा फिर करेंगे, एक ग्राफ बना लेते हैं उससे पहले। हमने देखा कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा नियत होती है। अगर हम इससे ऊर्जा को दिखाएं, इस ग्राफ पे, इस वक्र पे, इस एक्सिस पे हम ऊर्जा को दिखाएं और यहाँ लिख दें उसकी कुल ऊर्जा जो है 1/2 कैपिटल E है कुल ऊर्जा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और इस पे या तो हम विस्थापन को ले, या तो समय को ले, या तो कोण को ले, किसी को ले। हम विस्थापन को ले लेते हैं, इस पे विस्थापन को ले लेते हैं, माध्य स्थिति से एक और विस्थापन को, ठीक है। और दोनों को हम लोग देखते हैं कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा का ग्राफ कैसा बनेगा और स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ कैसा बनेगा। तो चलिए देखा जाए। पिंड की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी। यहाँ कर लेते हैं, विस्थापन दिखा रहे हैं, यहाँ पे y बराबर 0 कर लेते हैं, यहाँ हो गया y बराबर a, फिर y बराबर 0, या फिर हाँ चलिए ठीक है, फिर y बराबर -a, फिर y बराबर 0, फिर प्लस से फिर माइनस a। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एक बार a आया फिर -a आया, ऐसे करके हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। विस्थापन ना दिखा के हम कोण को दिखा लेते हैं, कोण को दिखा देते हैं, ठीक है। कोण को अगर दिखा दे 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश, ठीक है। चलिए पीले वाले चार्ट से हम लोग गतिज ऊर्जा को देखेंगे और हरे वाले चार्ट से स्थितिज ऊर्जा को देखेंगे। तो देखिए जब कोण 0 अंश था, जब कोण 0 अंश था उस समय गतिज ऊर्जा कितनी थी? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मैक्सिमम थी, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम थी। पीले वाले चार्ट से दिखा रहे हैं। जब 90 अंश है उस समय गतिज ऊर्जा शून्य हो गई। तो ये गतिज ऊर्जा का ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य हो जा रही है, तो हम यहाँ बना देते हैं। 90 अंश से 0 हो जा रही है। 180 अंश से गतिज ऊर्जा फिर से मैक्सिमम होके 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो जा रही है। 270 अंश पे फिर से 0 हो जाएगा और 360 अंश पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा कुछ ऐसे बन रहा है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। स्थितिज ऊर्जा को देखा जाए, स्थितिज ऊर्जा को देखा जाए तो जब कोण 0 अंश है उस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य है। वायलेट चाप से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। जब कोण 0 अंश है उस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य है। यहाँ पे 190 अंश पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जा रही है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसका ग्राफ यहाँ पे 180 अंश पे फिर से 0, 270 अंश पे फिर से मैक्सिमम और 360 अंश पे फिर से 0। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक बार जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, ऐसे करके। यानी जब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है, जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा घट रही है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम कितना हो रहा है? तो अधिकतम हो रहा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो रहा है। इस वक्र को बना लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वक्र है। और अब हम लोग देखते हैं
कि सरल गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। सरल गति करते हुए पिंड की ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो उसके लिए हम लोग एक सूत्र पहले देखेंगे कि सरल गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा होती कितनी है। तो कुल ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। कुल ऊर्जा को हमने देखा है, ऊर्जा का सूत्र नहीं निकाला बल्कि हमने कुल ऊर्जा को देखा है, जहां m द्रव्यमान है, ओमेगा कोणीय वेग है, a आयाम है। ओमेगा बराबर होता है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2π/T या फिर 2πn, जहां n होती है आवृत्ति। 2πn अगर यहाँ पे वैल्यू रख दिए जाए स्क्वायर करके तो हो जाएगा E बराबर, स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा 2π² m n स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2π² m n स्क्वायर a स्क्वायर। ओमेगा की जगह हमने रखा तो ये वैल्यू मिल गया आवृत्ति के रूप में। अब यहां से आप देख सकते हैं कि सरल गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा द्रव्यमान के अनुपाती होती है, आवृत्ति के वर्ग के अनुपाती होती है और आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तो फर्स्ट आया सरल गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। सेकेंड आया सरल गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। और थर्ड निकल कर आया सरल गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होती है। इतना नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास आप लोग का यही खत्म किया जाता है। आज का क्लास आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक बार फिर कहना है कि इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और एक बात, आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।